हेलो बच्चों, क्लास 11th की फिजिक्स सेकंड में बालाजी प्रकाशन से इस समय हम सब लोग यूनिट स्थूल पदार्थों के गुण में ठोस पदार्थों के गुण का जो एक अकेला चैप्टर है प्रत्यास्थता, वो पढ़ रहे हैं। और दो वीडियो में हम सब लोगों ने इसके बेसिक के बारे में जाना। अब थोड़ा हम उससे आगे बढ़ेंगे। तो अभी पिछले दो वीडियो में हम सब लोगों ने प्रत्यास्थता क्या होता है और प्रत्यास्थ वस्तुएं क्या होती हैं, प्रतिबल क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, विकृति क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, ये सभी चीजों के बारे में हम सब लोग पढ़ चुके हैं। अब हम सब लोग इस चैप्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग जो कि है या कॉन्सेप्ट है, एक थ्योरी है जो कि है हुक का नियम पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस पर स्वागत है। तो हुक का नियम क्या होता है? हुक का नियम क्या होता है? हम लोग जानते हैं जितना ज्यादा हम बल लगाएंगे गुब्बारे में दोष उतना ज्यादा आएगा। अगर बल बहुत ज्यादा लगा देंगे तो जाहिर सी बात है उसका भंजन हो जाएगा। ठीक है, वो मतलब वस्तु जो है वो नष्ट हो जाएगी। तो बस वही चीज बताता है हमें हुक का नियम। चलिए हम शुरू करते हैं फिर। तो हुक का नियम यानी हुक्स लॉ क्या होता है? अभी हमने बताया जितना ज्यादा प्रतिबल होगा उतनी ही ज्यादा विकृति होगी, बशर्ते यहां पर ये ध्यान देना प्रत्यास्थता की सीमा क्या होती है। भाई प्रत्यास्थता की सीमा मतलब वस्तु को हम अगर छोड़े तो अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाए, तो वही होती है प्रत्यास्थता की सीमा। अब उस सीमा के बाहर अगर हम वस्तु को खींच देंगे वो तो नष्ट हो जाएगी। तो वहां तक खींचना है कि वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाए। ठीक है, तो इस नियमानुसार प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। प्रतिबल विकृति के क्या होता है? समानुपाती होता है, अर्थात प्रतिबल समानुपाती विकृति। ठीक है भैया, अगर समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हम लोग जानते हैं एक नियतांक जुड़ता है। यहां पर वो क्या है? ई। ठीक है, और ई जो कि पदार्थ का प्रत्यास्थता गुणांक होता है। आखिर वो वस्तु कितनी टाइट है उसके बारे में वो बताता है। ठीक है, अर्थात उस वस्तु की प्रत्यास्थता वो कितनी है वो उसके बारे में बताता है। बस यही चीज प्रत्यास्थता गुणांक है। ठीक, एक तरीका और कह सकते हैं कि प्रतिबल कितना लगाने से विकृति कितना आएगा इसके बारे में बताता है हमें प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक भैया, तो ई क्या होता है? पदार्थ के प्रत्यास्थता गुणांक। अगर हम ई की वैल्यू निकालेंगे तो विकृति किसके बटे में जाएगा? प्रतिबल के। तो ये प्रत्यास्थता गुणांक जो कि बराबर होता है प्रतिबल ते विकृति के। तो हम परिभाषा भी बना सकते हैं। कौन सी परिभाषा? कि प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को पदार्थ का प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ये प्रतिबल है और ये उस पदार्थ में हुई विकृति प्रतिबल के कारण। तो इन दोनों का जो अनुपात है वही क्या कहलाता है? प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। इसको हम ई से लिखते हैं। अभी हम प्रत्यास्थता गुणांक के प्रकार भी देखेंगे। इसका प्रतीक क्या होता है? ई। इसका मात्रक क्या होता है? क्योंकि विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है तो जितने भी प्रकार के प्रत्यास्थता गुणांक आएंगे उनका मात्रक वही होगा जो प्रतिबल का होता है। तो प्रतिबल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। राशि अदिश होती है। ठीक है, और इसका विमीय सूत्र क्या होता है? तो प्रत्यास्थता का विमीय सूत्र वही होता है, प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र वही होता है जो कि प्रतिबल का होता है। कितना? ml इनवर्स t-2। ठीक है भैया। तो निर्भरता आखिर ये किस पर डिपेंड करता है? तो ये पदार्थ की प्रतिबल और विकृति पर निर्भर नहीं करता। इसके सूत्र में प्रतिबल बटा विकृति आई तो इसका मतलब ये नहीं कि ये प्रतिबल और विकृति पर निर्भर करेगा। अरे भाई, हम प्रतिबल जितना ज्यादा लगाएंगे वस्तु में दोष उतना ही ज्यादा आएगा। तो वो दोनों तो भाई जितना प्रतिबल बढ़ाएंगे विकृति उतनी आप बढ़ जाएगी अपने आप। तो जाहिर सी बात है ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, तो ये इस पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है भैया। ठीक, तो समानुपाती वाले कॉन्सेप्ट से जो गुणांक आता है, जो इस नियतांक आता है, वो कभी भी उस भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करेगा। अब प्रत्यास्थता गुणांक के प्रकार हम सब लोग देखेंगे, जिसमें सबसे पहला होता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। याद रखिए प्रत्यास्थता गुणांक हमेशा किसका होता है? ठोस का ही होगा।
ठोस वस्तु के ही प्रत्यास्थता गुणांक होंगे, बस ये चीज याद करिए। अगर वस्तु कैसी है, ठोस, तभी उसके प्रत्यास्थता गुणांक हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में देखते हैं। जैसे पहला है यंग मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस या यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, चलिए जानते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक ये भी एक प्रकार का प्रत्यास्थता गुणांक होता है। हम सब लोग जानते हैं प्रत्यास्थता गुणांक हमें ये बताता है कि वस्तु कितनी टाइट है, ठीक है, कितना विरोध हुआ है। अगर हम बल लगाएंगे प्रत्यास्थ वस्तु पर तो वो भी तो विरोध करेगी, वो भी तो विपरीत दिशा में बल लगाएगी। वो विरोध कितना हुआ इसके बारे में बताता है प्रत्यास्थता गुणांक। सबसे पहला यंग प्रत्यास्थता गुणांक हम सब लोग जानते हैं, यंग्स मॉडुलस इसको बोला जाता है। होता क्या है, हम प्रत्यास्थता बराबर होता है, प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होता है प्रतिबल बटा विकृति, और यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होता है, इसको y से प्रदर्शित करते हैं नाम के हिसाब से। बहुत जगह इसको गामा भी पढ़ा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति जो आई थी उसी का जो अनुपात होता है, ये भी प्रतिबल और विकृति का ही अनुपात होता है, लेकिन प्रतिबल कौन सी, अनुदैर्ध्य, तो विकृति भी कौन सी हो जाएगी, अनुदैर्ध्य। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसको y से प्रदर्शित करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितने भी प्रत्यास्थता गुणांक होते हैं उसमें ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक हम समझते हैं यहाँ पर कैसे, ये एक फ्रेम लगा हुआ है, इस फ्रेम पर हमने एक स्प्रिंग मान लीजिए लटकाई है। ये स्प्रिंग का परिच्छेद क्षेत्रफल क्या है, a, और स्प्रिंग की लंबाई कितनी है, l है। अगर हम स्प्रिंग पर बल लगाएंगे नीचे की ओर, क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे, इसको खींचेंगे, तो खींचेंगे, या फिर मान लीजिए कोई एक वस्तु लटकाएंगे तो ये कहाँ आएगी, नीचे की ओर खींच जाएगी। कितना दोष आया इसमें, डेल्टा एल का। तो देखिए पृष्ठ के लंबवत लग रहा है, बल लग रहा है ना, ये अनुदैर्ध्य प्रतिबल हुआ। ठीक, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर क्या होता है, जाहिर सी बात है प्रतिबल बराबर बल बटा क्षेत्रफल, चाहे आप अनुदैर्ध्य कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना बल लग रहा है, F, कितने क्षेत्रफल पर, A क्षेत्रफल, परिच्छेद क्षेत्रफल है ये पेन का ये भाग सामने वाला, ठीक है। और बटे में क्या होता है, अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति क्या होती है, लंबाई में जो वृद्धि आती है। तो कितना वृद्धि आई है, कितना परिवर्तन हुआ लंबाई में, डेल्टा एल, और प्रारंभ में कितना मान था, एल था। तो y इज इक्वल्स टू या गामा इज इक्वल्स टू एफ अपान ए, और अपॉन में डेल्टा एल अपान एल, एल ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा एफ एल अपान ए डेल्टा एल। और f इज इक्वल्स टू किसके बराबर था, अगर वस्तु को लटकाएंगे तो भार के बराबर हो जाएगा, वस्तु का जो द्रव मतलब बल लग रहा है वो उसके भार के बराबर लगेगा, mg के बराबर। और ये परिच्छेद भाग का क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर। क्लियर बात, ये भैया परिच्छेद भाग का क्षेत्रफल a है और इसकी त्रिज्या हम क्या मान लेंगे, r मान लेंगे। ठीक है, एक वस्तु यहाँ पर लटकाई गई जिसका द्रव्यमान m है। ठीक, अगर m द्रव्यमान की कोई वस्तु हम किसी प्रत्यास्थ वस्तु से लटकाएंगे तो उसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है, प्रत्यास्थता गुणांक एक प्रकार का होता है, mg अपान पाई आर स्क्वायर इंटू एल अपान डेल्टा एल होता है। ठीक, कुछ चीजों के बारे में हम यहाँ पर समझेंगे, जैसे कि जिस पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक अधिक होगा उसमें विकृति उतनी ही कम होगी। यही अभी हमने बताया, ये कितनी टाइट है, कोई भी वस्तु, प्रत्यास्थ वस्तु कितनी टाइट, कितना अंदर से बल लगा रही है, ज्यादा बल लगाएगी अंदर से टाइट है, कम विकृति होगी, कम दोष होगा। ठीक, तो हैंगिंग ब्रिज देखे हो ना, हैंगिंग ब्रिज जो रस्सियों से लटकी हुई होती है, मूवी वगैरह में भी देखा होगा। ठीक, तो हैंगिंग ब्रिज में लगी रस्सियों का यंग प्रत्यास्थता गुणांक अधिक होता है, अधिक होगा तो लचक कम आएगी। समझ गए बात, ठीक भैया। आगे बढ़ते हैं, अब अगला प्रत्यास्थता गुणांक देखते हैं। तो अगला हमारा है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। एक चीज और है, इसको बीटा से प्रदर्शित करते हैं और इसको एक और नाम से जाना जाता है, बल्क्स मॉडुलस। बल्क्स मॉडुलस, ठीक भैया, बल्क्स मॉडुलस इसको बोला जाता है। तो ये भी क्या होता है, ये भी एक प्रकार का क्या होता है, प्रत्यास्थता गुणांक होता है। सेकंड टाइप का कब, जब प्रतिबल भी आयतन हो और विकृति में भी किसका परिवर्तन हो रहा, आयतन का। तो आयतन प्रतिबल बटा आयतन विकृति। ठीक भैया, तो आयतन प्रतिबल तथा आयतन विकृति के अनुपात को बल्क्स मॉडुलस अर्थात
आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं इसको। बी से बीटा से भी प्रदर्शित करते हैं, तो बी भी लिखा होगा बीटा भी लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नाम में बी है तो बी से, नहीं तो बीटा से भी लिखा जाता है इसको। तो यंग आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बराबर आयतन प्रतिबल बटे विकृति आयतन विकृति। तो प्रतिबल भी आयतन का होगा तो विकृति भी आयतन की होगी। बाकी प्रतिबल बटा विकृति तो प्रत्यास्थता गुणांक होता ही है। अगर आयतन आ रहा है तो वो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, अगर अनुदैर्ध्य आ रहा है तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक भैया, चलिए अब आगे हम कुछ चीजों के बारे में देखते हैं। तो अगर एक कोई पानी में वस्तु रखेंगे, डालेंगे, गोलाकार वस्तु है, इसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, गोलाकार वस्तु है, डालेंगे तो जाहिर सी बात है ये मान लीजिए वस्तु की प्रारंभिक स्थिति थी, तो बाहर से इस पर क्या लग रहा होगा, बल लग रहा होगा। पानी पूरा बाहर से इसको किधर की ओर ढकेलेगा, अंदर की ओर। ये चीज तो हमने बताया था पिछले वीडियो में, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, अंदर की ओर ढकेलेगा। तो प्रारंभ में कितना दाब लग रहा था, पी दाब लग रहा था, ठीक है ना। और जब कितना दाब में कमी आई है, अब दाब कितना बचा है, पी नॉट। या फिर एक चीज और तरीके से समझ सकते हैं, अगर वायु में कोई वस्तु डालेंगे, वायु में, तो वो क्या होगी, अंदर की ओर। वायु में कोई वस्तु रखेंगे तो वो वस्तु अंदर की ओर धंसेगी, क्योंकि वायु के कण किधर की ओर बल लगाएंगे, अंदर की ओर, ठीक। तो इसको दाब के हिसाब से भी हम समझ सकते हैं, क्योंकि दाब बराबर भी बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो दाब में कितनी कमी आई, प्रारंभ में दाब कितना था, पी, कितने में कमी आ रही है, पी नॉट। तो पी नॉट होता है वायुमंडलीय दाब भी होता है। अगर यहां से देखेंगे तो यहां का भी दाब होता है। ये चीज डेल्टा पी निकालना, कितनी कमी बची। तो पहले दाब कितना लग रहा था, पी, अब कितना दाब है, पी नॉट। तो दाब में कितना, अच्छा एक चीज यहां पर देखिए, यहां का दाब तो पी नॉट होगा, यहां का दाब पी होगा, क्योंकि अंतर का मतलब अंतिम माइनस प्रारंभिक। प्रारंभ में कितना दाब लग रहा था, पी नॉट। हमने मान लिया अगर ये वायु में होगी तो पी नॉट, और द्रव में है तब भी पी नॉट, मान लिया हमने ना। पी नॉट वैसे है क्या, पी नॉट जो कि वायुमंडलीय दाब होता है हमारा। अगला जब चैप्टर हम पढ़ेंगे वायुमंडलीय दाब के बारे में ही पढ़ेंगे। तो पहले दाब, अब दाब कितना बचा है, पी बचा है। तो दाब में कितना अंतर आया है, डेल्टा पी इक्वल्स टू, अब दाब कितना बचा, पहले दाब क्या था, कम था, अब दाब कितना है, अंदर। जब धंस जाएगी तो और ज्यादा अंदर की ओर प्रेशर लगेगा, प्रेशर का मान बढ़ेगा। पहले वस्तु बड़ी थी, जब इसको दबाई गई, जैसे जैसे दबाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, अंदर से बाहर की ओर बल ज्यादा बढ़ेगा। यही चीज तो हम बता रहे हैं। तो कितना अंतर आया, डेल्टा पी। पहले कितना दाब लग रहा था, पहले दाब लग रहा था पी नॉट, और बाद में कितना बचा, पी। तो पी माइनस पी नॉट। तो बल्क मॉडुलस बराबर क्या हो जाएगा, ये होता है आयतन प्रतिबल बटे आयतन विकृति। प्रतिबल बराबर बल बटा क्षेत्रफल, विकृति आयतन विकृति हमने बताया था डेल्टा वी अपान वी। माइनस चिन्ह क्यों लिया गया था, पिछले वीडियो में बताए थे, क्योंकि माइनस चिन्ह इसलिए लिया गया है क्योंकि यहां पर आयतन कम हो रहा है, वस्तु का आकार कम हो रहा है, इसलिए माइनस का चिन्ह लगाया गया है। और वैसे भी ये बल, दाब बराबर भी क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है। दाब बराबर भी क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है। इसके लिए भी बस दाब एक प्रकार का बाह्य बल लगता है और प्रतिबल एक आंतरिक बल होता है, बस इतना अंतर है। दाब एक बाह्य बल होता है, प्रतिबल एक आंतरिक बल होता है, बस इतना ही अंतर है भैया, ठीक है। तो दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल ही होता है। तो फिर हम इसको डेल्टा पी लिख देंगे। डेल्टा पी मतलब प्रेशर में कितना अंतर आया है, और बटे ये आयतन विकृति मतलब विकृति में कितना अंतर आया है, दोष आया है। तो ये तो हमने बताया था कि परिवर्तन बटा प्रारंभिक मान। परिवर्तन कितना है, डेल्टा वी का, आयतन कितना परिवर्तित हुआ, डेल्टा वी, और प्रारंभ में आयतन कितना था, वी था। ये होता है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है। अगर ये चीज समझ नहीं आया तो अगले वीडियो तक याद रखिए, बस इसको आसानी से समझ जाएंगे आप लोग। ये भी दाब भी एक प्रकार का होता है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, और प्रतिबल भी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल होता है। बस प्रतिबल आंतरिक बल होता है और दाब बाह्य बल होता है, बाहर से जो बल लगता है वो उसकी बात हो रही है। चलिए अब हम देखते हैं अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, जिसको हम सब लोग दृढ़ता गुणांक से भी जानते हैं। दृढ़ता गुणांक का प्रतीक ईटा होता है। और एक चीज,
आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, जितने भी प्रत्यास्थता गुणांक होते हैं सभी के मान जो मात्रक और विमीय सूत्र हैं वो प्रतिबल के जैसे ही होंगे। ठीक है। अपरूपण प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति के अनुपात को दृढ़ता गुणांक या अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। अपरूपण प्रतिबल क्या था? स्पर्श रेखीय प्रतिबल था। अरे भैया भूले तो नहीं हो, इस किताब को देखे थे, किताब पर जब हम स्पर्श रेखीय बल लगाए तो ये आगे खिसक गई थी, तो आगे खिसक गई थी तो ये स्पर्श रेखीय बल ही तो क्या था? हमारा प्रतिबल था, यानी कि अपरूपक प्रतिबल भी कहते हैं इसको। ईटा से प्रदर्शित करते हैं, प्रतिबल बटा विकृति इस प्रत्यास्थता गुणांक होता है। लेकिन अपरूपण की बात कर रहा है तो प्रतिबल भी अपरूपक होगा और विकृति भी अपरूपण होगी। ठीक है, रूप बदलने वाला बल। अब ईटा बराबर कितना हो जाएगा? ईटा बराबर, इसका वैसे दृढ़ता गुणांक का वैसे विमीय सूत्र ज्यादा पूछा जाता है। ईटा बराबर क्या आया था? बल बटा क्षेत्रफल। भाई प्रतिबल चाहे जो भी हो बल बटा क्षेत्रफल ही लगेगा। अपरूपण विकृति कितनी आई थी? डेल्टा एक्स अपान एल, डेल्टा एक्स अपान एल ही आई थी, जो कि हमने कोण माना था जब छोटा होगा तो फिर ये डेल्टा एक्स अपान एल किसके बराबर था? फाई। पिछला वीडियो जरूर देखिए भैया, नहीं कैसे समझ में आएगा, ये सभी विकृतियां प्रतिबल नहीं पढ़े हो। ठीक है, तो डेल्टा एक्स अपान एल हो जाएगा, परिवर्तन इतने का आया। कितना आगे बढ़ा? डेल्टा एक्स। लंबाई कितनी थी स्थिर पृष्ठ से स्थिर तल से? वो थी एल। ठीक है, और डेल्टा एक्स अपान एल को फाई से भी लिखा गया था, चाप कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या के कांसेप्ट। और डेल्टा एक्स अपान एल को tan फाई से भी प्रदर्शित करते थे, क्योंकि ये स्पर्श रेखीय की बात कर रहा है इसीलिए tan आया था। और tan फाई छोटा होगा तो इसलिए tan फाई का मान और छोटा हो जाएगा, तो इसलिए अगर कोण छोटे हैं तो tan फाई को हम आई लिख देंगे। ठीक, तो ये बताता क्या है कि वस्तु कितनी दृढ़ है। क्लियर है बात? वस्तु कितनी दृढ़ है ये बताता है दृढ़ता गुणांक। रखेंगे तो इधर उधर खिसकेगी कि नहीं खिसकेगी बल लगाने से, ये चीज बताएगा दृढ़ता गुणांक। ठीक है भैया, इसका भी मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। कोण का कोई मात्रक नहीं होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। विमीय सूत्र क्या होगा? एम एल इनवर्स T-2। ये कोष्ठक जरूर लगा देना। ठीक भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सब लोग पायसन अनुपात के बारे में देखेंगे। प्यासो अनुपात या पायसन अनुपात, पायसन रेशियो, इसको हम किससे लिखते हैं? सिग्मा से भी लिखते हैं। प्रतिबल को भी सिग्मा से भी कोई कहीं व्यक्त किया जाता है। तो पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पायसन अनुपात कहते हैं। अब आगे देखिए पार्श्व विकृति क्या होती है वो भी अभी बताएंगे। तो पार्श्व विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति तो जानते हैं, पार्श्व विकृति क्या होती है वो अभी हम बताते हैं क्या होती है। इसका अनुपात जो होता है, इनका दोनों का भाग कराएंगे तो हमको क्या मिलता है? पायसन अनुपात। इसका भी कोई मात्रक नहीं होता, विकृति का कुछ जैसे कोई मात्रक नहीं होता। इसका मान सदैव धनात्मक होता है। ठीक भैया, क्योंकि अनुदैर्ध्य विकृति भी धनात्मक होती है और पार्श्व विकृति भी धनात्मक होती है। पार्श्व विकृति अगर समझिए कोई एक गोलाकार वस्तु है, कैसी वस्तु? गोलाकार ना कहिए, वृत्ताकार वस्तु है, ऐसे समझिए। हम थोड़ा सा बता रहे हैं। यहां कुछ ऐसे समझिए, ये कैसी है? कितने तरफ से गोल है? ये एक तरफ से गोल है। अगर एक तरफ से गोल है तो इसको कहते हैं वृत्त। ठीक, तो अगर हम विरूपक बल लगाएंगे तो जाहिर सी बात है इसका व्यास में कुछ कमी बढ़ोतरी होगी। अगर व्यास में कुछ कमी होगी, भाई दबाएंगे तो व्यास कम होगा और बढ़ाएंगे तो व्यास बढ़ेगा। स्प्रिंग की बात हो रही है, तो स्प्रिंग की मोटाई मेन बात आप समझिए। पार्श्व विकृति का मतलब मोटाई कितनी कम हुई है या ज्यादा हुई है, मोटाई के में दोष कितना आया है, पदार्थ के मोटाई में दोष कितना आया है, बस। आकार में, लंबाई में कितना दोष आया है ये चीज, और मोटाई में कितना दोष आया है। भाई हमको जाहिर सी बात हमको पता ही है, अगर हम विरूपक बल स्प्रिंग को खींचेंगे तो मोटाई क्या होगी? कम और लंबाई बढ़ेगी। अगर स्प्रिंग को दबाएंगे तो मोटाई बढ़ेगी और लंबाई घटेगी। समझ रहे ना? समझ गए भैया ना? तो अगर हम स्प्रिंग को खींचेंगे तो लंबाई बढ़ेगी
अर्थात अनुदैर्ध्य विकृति, और मोटाई पतली भी तो होगी, अगर वस्तु को खींचा जाएगा तो वो पतला भी तो होगा, तो उसकी मोटाई कम हो जाएगी, वो हो गई पार्श्व विकृति। लेकिन अगर दबाएंगे तो क्या हो जाएगी, लंबाई घटेगी लेकिन मोटाई बढ़ेगी। जैसे कि हमने अनुदैर्ध्य विकृति के बारे में जब बताया था तब की बात, वहां पर समझिए। एक जगह या अनुदैर्ध्य प्रतिबल देख लीजिए, ठीक। तो पार्श्व विकृति अर्थात मोटाई में कितनी कमी या बढ़ोतरी हुई, मोटाई मतलब या तो त्रिज्या कॉन्सेप्ट लीजिए या तो व्यास का, दोनों में से किसी को ले सकते हैं आप, त्रिज्या का कॉन्सेप्ट ले चाहे व्यास का। तो अंतर विकृति का मतलब अंतर कितना आया, डेल्टा डी, प्रारंभ में कितना व्यास था, डी। अनुदैर्ध्य विकृति लंबाई में कितनी बढ़ोतरी हुई, अंतर आया, डेल्टा एल, प्रारंभ में लंबाई क्या थी, एल। अगर सॉल्व करेंगे तो एल ऊपर चला जाएगा और डेल्टा एल नीचे रह जाएगा, और इसीलिए डेल्टा डी के बटे में डी आ जाएगा और एल के बटे में डी चला जाएगा, ये चीज होगा। इसका मान सदैव धनात्मक होगा भैया, अगर एक चीज बढ़ रहा तो दूसरी चीज घट रहा है, बचा क्या, धनात्मक वैल्यू तो आएगी। क्लियर बात, ठीक है ना। बस इतना ही था, यहीं पर हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग पढ़ने वाले हैं हुक के नियम का जो प्रयोग है, प्रतिबल विकृति वक्र, वो थोड़ा इस वीडियो में पढ़ाने वाले थे, वैसे ये वीडियो बड़ा बना है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम प्रतिबल विकृति वक्र क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद हम सब लोग देखेंगे कि रबड़ ज्यादा टाइट होती कि स्टील। हम सब लोग जानते हैं स्टील अधिक प्रत्यास्थ होती है और रबड़ कम, क्यों होता है, ये डेरिवेशन करके हम सब लोग समझेंगे। यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग सबसे पहले प्रतिबल विकृति वक्र पढ़ेंगे और फिर इसके बाद ये क्वेश्चन और कुछ डेरिवेशन करेंगे। वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल में नए आए हों तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।